आम आदमी पार्टी के साथ 10 सीटों पे चर्चा चलती रही, पर गठबंधन नहीं हो सका। सीपीआई-एम के साथ गठबंधन कांग्रेस का हो रहा है। इस गठबंधन का असर प्रदेश स्तर पे या देश स्तर पे क्या कुछ हो सकता है? उनको लगता था कि हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है और कांग्रेस अधिकतर सीटों पे अपने ही दम पे जीत सकती है, इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ प्रदेश स्तर पे गठबंधन का कोई अधिक लाभ कांग्रेस को नहीं होगा। जिस तरह से एक तरफा जीत आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिली थी, लेकिन वैसा कोई सीन होता हरियाणा में दिखाई नहीं देता। पर आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही थी कांग्रेस से। ये 10 सीटें किस बिना पर मांगी जा रही थी? क्या उतना वोट बैंक बनाने में आम आदमी पार्टी कामयाब हुई है? एक तरफ तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की चर्चा चल रही थी, पर विनेश फोगाट के मुकाबले में इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारना, इसको आप कैसे देखते हैं? प्राइम एशिया टीवी पे आप सभी का स्वागत है। मैं हरसिमरन कौर एक बार फिर से लेके हाजिर हूँ प्रोग्राम प्राइम हरियाणा। हरियाणा की सियासत के लिए आज का दिन बहुत अहम रहा है। आज ही अपनी सारे उम्मीदवारों की लिस्ट सभी पार्टीज ने जारी की है और आज नामांकन पत्र भरने का भी आज लास्ट दिन था। सभी उम्मीदवारों ने आज अपनी नॉमिनेशन भी फाइल किया है। हरियाणा की सियासत इस समय क्या कुछ कह रही है, इस बारे में बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ होंगे सीनियर जर्नलिस्ट जगदीप सिंह सिंधु जी। सिंधु सर, स्वागत है। सत श्री अकाल जी, नमस्कार, राम राम। सिंधु सर, स्टार्टिंग इसी से कर लेते हैं कि आज नॉमिनेशंस भरने का लास्ट दिन था। जब तक नॉमिनेशंस नहीं भरे गए थे या जब तक सभी दोनों पार्टीज ने, कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने पत्ते नहीं खोले थे, तब तक तो ये लग रहा था कि सभी सीटों पे जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही होगा। पर जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने भी आज अपने अपने नामांकन पत्र फाइल किए हैं, नॉमिनेशन उन्होंने भरे हैं, उसके बाद कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पे 3 पक्षीय या 2 पक्षीय मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए सिमरन जी, अभी तक जो चुनाव था हरियाणा का, उसके बारे में ये सोचा जा रहा था कि हरियाणा का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, उसके और विपक्ष कांग्रेस के बीच ही होगा। 2 ध्रुवीय मुकाबला अधिकतर सीटों पे देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की कल रात को लिस्ट आई और फाइनल कांग्रेस ने अपने सारे प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए और आज जब सिलसिला शुरू हुआ प्रत्याशियों के नामांकन का, तो बहुत से कांग्रेस के ऐसे प्रत्याशी हैं और बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी पे ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने निर्दलीय अपने पर्चे समानांतर तौर पे भरे हैं। तो अब उसके बाद अब आंकलन शुरू होता है कि हर एक जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें कितने प्रत्याशी हैं, कौन कौन प्रत्याशी कैसी स्थिति में है और वहां जो मुकाबला होना है अब वो किस पक्ष में या किस कोणीय मुकाबले की तरफ जा रहा है जी। तो ऐसा देखने में आ रहा है कि, और ऐसी संभावना लग रही है कि अब बहुत सी ऐसी सीटें हैं, लगभग 25-30 सीटें ऐसी हो जाएंगी जहां जो मुकाबला रहेगा उसमें 3 कोणीय और 4 कोणीय मुकाबला हो सकता है, जिसमें कहा जाए तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जो बागी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के या भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी हैं, वो मजबूती के साथ उभर सकते हैं। और उसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के कुछ प्रत्याशी हैं कुछ सीटों पे, उसमें उत्तरी हरियाणा की सीटें हो सकती हैं। और उसके अलावा जो क्षेत्रीय दल हैं, जिसमें आप कहें कि इंडियन नेशनल लोक दल है, उसकी जो जहां प्रभुत्व या उनका वर्चस्व का इलाका है, उसमें सिरसा का जिला पूरा आता है और मेवात में 1-2 सीटों पर उनके स्थिति मजबूत अभी से दिखाई देने लगती है। और अन्य जो पार्टियां हैं उनके भी कुछ प्रत्याशी जो 1-2 स्थानों पे चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा करेंगे। तो अब 1-2 दिन में ये सारी तस्वीर बिल्कुल साफ होने लगेगी कि कौन कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है और कौन कौन सी ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से 3 पक्षीय या 4 पक्षीय मुकाबला, त्रिकोणीय,
चतुष्कोणीय मुकाबले बन रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में। जी। सर, बहुत लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। आज जैसे जैसे लिस्टें आती गई हैं, बीते दिनों में भी स्थिति स्पष्ट हो गई कि जो गठबंधन है वो सिरे नहीं चढ़ सका है, गठबंधन की बात सिरे नहीं चढ़ सकी है। उसके बाद सपा के साथ भी लगातार कोशिश होती रही। सपा की तरफ से एक दो सीटें, ये माना जाता रहा कि सपा को एक दो सीटें कांग्रेस दे सकती है। आम आदमी पार्टी के साथ 10 सीटों पर चर्चा चलती रही, पर गठबंधन नहीं हो सका। आज आते आते ये स्थिति स्पष्ट हुई है कि सीपीआई-एम के साथ गठबंधन कांग्रेस का हो रहा है। एक सीट भिवानी वाली दी है। इस गठबंधन का असर प्रदेश स्तर पे या देश स्तर पे क्या कुछ हो सकता है? सिमरन जी, जो सीपीएम है, सीपीआई मार्क्सवादी जो पार्टी है, उनके बड़े नेता का आज एक अभी खबर आई है कि सीताराम येचुरी जी का निधन हो गया है। जी। और हरियाणा में जिस प्रकार से सीपीआईएम और सीपीआई के लोग अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय हैं और किसान आंदोलन के समय इनकी बड़ी सक्रिय भूमिका रही। और जो मजदूर कमेरा वर्ग है, जो मनरेगा के जो लोग हैं और मजदूर हैं, उनके लिए इनकी बहुत सक्रिय भूमिका रही है। तो इनकी दो तीन ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी उपस्थिति है और उनका एक आधार भी है। तो उसमें भिवानी की सीट इनको दी गई है। अब ये लगता है ऐसे है कि जो राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है जिसमें सभी इंडिया अलायंस में सहयोगी हैं, तो उस राष्ट्रीय गठबंधन के एक परिप्रेक्ष्य को समझते हुए जिस प्रकार से राहुल गांधी ने ये बात उठाई थी कि आम आदमी पार्टी को भी इसमें शामिल किया जाए और समाजवादी पार्टी को भी शामिल करते हुए प्रदेश में कुछ ऐसी सीटें दी जाएं जहां उनके प्रत्याशी जीतने की संभावना रखते हो। लेकिन ये बात में अंततः पता लगा कि जो प्रदेश का नेतृत्व है, हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व, वो शायद इस बार इस बात के लिए सहमत नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है और कांग्रेस अधिकतर सीटों पे अपने ही दम पे जीत सकती है। इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ प्रदेश स्तर पे गठबंधन का कोई अधिक लाभ कांग्रेस को नहीं होगा। ये अब जो इस गठबंधन जो जिस जिस प्रकार से सीपीएम का हुआ है, इसमें इनको एक या दो सीट मिलने की उम्मीद थी और वो एक सीट इनको मिल गई है। और जो दो सीटों की बात हो रही थी समाजवादी पार्टी के लिए, तो उसमें एक सीट सोना की मानी जाती है और एक सीट हथीन की, जो मेवात के क्षेत्र और अहिरवाल के क्षेत्र की है, जहां यादव बहुल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विधानसभा क्षेत्र है, वहां माना जाता था। लेकिन वो बात सिरे नहीं चढ़ी या वो उसमें कुछ उनके पेच रहे होंगे। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की तो अपनी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई और हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी की स्थिति है उसके लिए केवल काफी समय से दो चेहरे ऐसे हैं आम आदमी पार्टी के, सुशील गुप्ता और अनुराग ढांडा, जो एक साल भर से आम आदमी पार्टी के लिए पूरे देश में अलग अलग सभाएं कर रहे थे, पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। और इनको लोकसभा चुनाव के दौरान एक सीट कुरुक्षेत्र की इस गठबंधन के तौर पे दी गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी वो सीट जीतने में नाकामयाब रही। और अगर हम पिछली विधानसभा की बात देखें तो 2019 की विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी 90 सीटों पे अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन उनके उस वक्त में चुनाव में उनकी जो परिणाम रहे वो काफी निराशाजनक रहे और उनको 0.84% के लगभग वोट मिले, जो कहा जा सकता है कि नोटा से भी कम थे, क्योंकि उस वक्त में नोटा को 0.58% वोट मिले थे। और इस बार ऐसा उम्मीद लग रही थी कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना आधार बनाने की कोशिश करेगी या बना पाएगी। लेकिन पंजाब के 2022 के चुनाव के बाद जिस तरह से एक तरफा जीत आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिली थी और वो सत्ता हासिल करने में कामयाब रहे, अपने आप को पूरे पंजाब में स्थापित करने में कामयाब रहे, लेकिन वैसा कोई सीन होता हरियाणा में दिखाई नहीं देता। और हरियाणा में इनको अपने एक एक सीट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। और जहां तक मुकाबले की बात है तो कुछ सीटों पे, कुछ 5-4 सीटों को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा जनाधार हरियाणा में है।
और उनको कहीं अप्रत्याशित सफलता मिल पाएगी या सफलता इतनी मिल पाएगी जिसको वो गर्व कर सके। जी। इसी से जुड़ा सर मेरा सवाल है अगला कि आम आदमी पार्टी, जिस तरह आपने सब स्पष्ट किया कि कोई खास ग्राउंड आम आदमी पार्टी का नहीं है, पर आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही थी कांग्रेस से। ये 10 सीटें किस बिना पर मांगी जा रही थी? क्या उतना वोट बैंक बनाने में आम आदमी पार्टी कामयाब हुई है? अब अगर आम आदमी पार्टी इकल्ले जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट कर रही है, इकल्ले वहाँ चुन लड़ रही है, कोई गठबंधन नहीं है आम आदमी पार्टी का, इस स्थिति में आम आदमी पार्टी कितना वोट परसेंट वहां से लेके जा सकती है? हरियाणा में कितना वोट परसेंट आम आदमी पार्टी को मिल सकता है? सिमरन जी, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, अगर इसकी पीछे की परफॉर्मेंस 2019 की देखी जाए और जो अभी वर्तमान में स्थितियां हैं, इनका एक विपक्ष की भूमिका की तरह या भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है हरियाणा प्रदेश में और केंद्र में, और जिस प्रकार से इनके जो बड़े नेता इन मामलों में जेल में गए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आप बार बार आरोप लगाए जाते हैं कि इस प्रकार के ये झूठे मामले में हमारे नेताओं को फंसाया गया है, तो वो एक बड़ा जिस प्रकार का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए, सत्ताधारी पार्टी के लिए प्रदेश में और केंद्र के स्तर पे इनको आम आदमी पार्टी करना चाहिए था या कर सकती थी, वैसा होता दिखाई नहीं दिया। और हरियाणा की सत्ता को घेरने में किन्हीं भी मुद्दों पे आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बड़े आंदोलन नहीं किए गए, क्योंकि हरियाणा में जितने मुद्दे हैं उनमें सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, उसके बाद मुद्दा पेपर लीक का भी आता है, उसमें अग्निवीर का भी मुद्दा आता है, उसमें पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा आता है, उसमें महिलाओं की अस्मिता का सवाल आते हैं। तो इस तरह से एक बड़ी लंबी फहरिस्त है मुद्दों पे, और आम आदमी पार्टी के तरफ से इतने कोई काम इन मुद्दों पे किए नहीं गए। अब ये जो आपने सवाल किया कि आम आदमी पार्टी कितना वोट बैंक ले जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी एक मजबूरी है, क्योंकि ये एक राजनीतिक दल है और इनको प्रदेश में अपने राष्ट्रीय दल के जो वो स्तर है उसको बनाए रखने के लिए चुनाव लड़ना और चुनाव में एक सर्टन या एक स्तर का जो मत प्रतिशत है वो हासिल करना इनके लिए एक संवैधानिक बाध्यता हो सकती है। तो उसी एक उद्देश्य को देखते हुए इन्होंने अपना चुनाव लड़ा है और ये चाहेंगे कि इनका जो वो मत प्रतिशत है वो ज्यादा से ज्यादा रहे हरियाणा में। ये कोशिश करेंगे कि मत प्रतिशत बढ़े, लेकिन देखना होगा कि अब हरियाणा प्रदेश में इनकी कितनी स्वीकार्यता बन पाती है, लोगों का जी। कितना भरोसा इन पे बन पाता है, और हरियाणा में आम आदमी पार्टी कितने स्थानों पे अपने अपने को मुकाबले में खड़ा कर पाती है। अभी 2-3 दिन लगेंगे, क्योंकि हरियाणा में एक बहुत डिफरेंट किस्म का चुनाव की दिशा बन गई है। सिमरन जी, अभी तक समझा जा रहा था कि चुनाव जो दो पक्षीय जो होता दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये चुनाव में बहुत से ऐसे पहलू आ गए हैं, बहुत से ऐसे पक्ष आ गए हैं जो चुनाव की एक नई परिभाषा बनाने वाले हैं। जी। हरियाणा की कुछ सीटें इस समय हॉट मानी जा रही हैं, जिनमें से जुलाना सीट भी एक है, क्योंकि विनेश फोगाट की इस सीट से कांग्रेस इस बार उनको चुनाव लड़ाने जा रही है। पिछले समय में हमने देखा है जुलाना सीट पे कांग्रेस को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। विनेश फोगाट के आने से संभावना ज़रूर जागी थी कि इस बार हो सकता है कांग्रेस के हिस्से ये सीट आ जाए, पर कल जब आम आदमी पार्टी ने लिस्ट जारी की, आम आदमी पार्टी ने जुलाना से एक महिला पहलवान को उतारा है चुनाव मैदान में उनको उतारा गया है। क्या माना जाए, गठबंधन नहीं हो पाया, इस वजह से आम आदमी पार्टी ने इतना स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार कांग्रेस के मुकाबले उतारा है? एक तरफ तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की चर्चा चल रही थी, पर विनेश फोगाट के मुकाबले में इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारना, इसको आप कैसे देखते हैं? सिमरन जी, ये मेरे लिए भी थोड़ा अचरज की बात हुई कि जिस प्रकार से इन दोनों पार्टियों का एक गठबंधन या सहमति का ऐसा आभास लग रहा था और एक दूसरे के सहयोगी दल के रूप में ये काम करना चाहते थे, और ऐसी परिस्थिति में एकदम अचानक जब ये गठबंधन नहीं हुआ तो ये एक दूसरे के विपक्षी और विरोधी होकर काम कर रहे हैं इन चुनाव में। और जी। उसमें विनेश फोगाट, देखिए विनेश फोगाट हरियाणा के लिए एक बड़ा नाम हो गया है और वैसे तो देश के लिए एक बड़ा नाम है, क्योंकि उनके जो संघर्ष महिला के जो यूं कह लीजिए कि
न्याय के लिए, महिला की अस्मिता के लिए, महिला के शोषण के प्रति संघर्ष में विनेश फोगाट एक प्रतीक के रूप में उभरी है। और एक सशक्त महिला का होने का संदेश, एक हौसले वाली महिला होने का संदेश हरियाणा की धरती से विनेश फोगाट ने दिया है। और हरियाणा के लोग इस बात को बड़े अच्छे से मानते और स्वीकार करते हैं। हरियाणा ही क्या, अगर मैं कहूँ तो ये पूरा खित्ता है जिसमें राजस्थान का भी भाग शामिल है, हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जो किसानी से जुड़े हुए लोग हैं और जो मूलतः अग्रणी जाति हैं, उनमें इनकी स्वीकार्यता और इनके प्रति एक जो सम्मान है वो बहुत विशेष हो गया है। जी। तो अब इस परिस्थिति में आम आदमी पार्टी के द्वारा एक एक ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करके और वहां एक महिला प्रत्याशी को इनके मुकाबले में खड़ा करना, और वो महिला जो प्रत्याशी हैं वो भी पहलवानी में रही हैं और वो भी इन्हीं की जाति से हैं। तो ये जो संकेत है पार्टी की तरफ से प्रयास किया गया कि लोगों को थोड़ा ये जताया जाए कि आम आदमी पार्टी एक विरोध करने की जो कवायद है उसमें कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आम आदमी पार्टी के लिए कोई ज्यादा बेहतर स्थिति हो सकती है। जी। क्योंकि अगर वो चुनाव अपनी जगह है, लेकिन जिस प्रकार से उनका सम्मान, विनेश का सम्मान की करने की बात कर रहे थे, विनेश के लिए जो पूरे देश में एक नाम और सम्मान और उसका सत्कार करने की बात कर रहे थे, तो ऐसी स्थितियों में बहुत से ऐसे कह लीजिए कि ऑप्शंस होते हैं पार्टियों के पास, जिनको ध्यान में रखा जा सकता था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने इस तरह का ऑप्शन चुन के एक ऐसा संदेश दिया है कि वो केवल कांग्रेस के खिलाफ ही नहीं है, वो बल्कि एक ऐसी महिला के खिलाफ भी अपनी ताकत आजमाना चाहती हैं जो न्याय के लिए संघर्ष करती हैं, जो एक उचित जिसको कह लीजिए कारण है वो, या जायज जो कारण है, जो किसी का शोषण का एक तरीका है जिसके संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, तो उसके साथ संघर्ष कर रही है। अब उसके विरोध में ये खड़ा कर रहे हैं अपने जी। कैंडिडेट को, तो ये एक अच्छा संदेश मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आया। जी। सर, कल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी लिस्ट जारी की है, आम आदमी पार्टी की भी लिस्ट जारी हुई है। उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी खास तौर पे इसलिए क्योंकि दोनों ही नेशनल पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी भी है, पर मुख्य मुकाबला जो है इस समय वो आम आदमी पार्टी, माफ़ करना, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखा जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी की जब लिस्ट आई है उसके बाद कई बड़े नाम हैं जिन्होंने बगावत की है। उनमें से बीजेपी के भी हैं, कुछ कुछ कांग्रेस के भी हैं। रामविलास शर्मा बड़ा नाम है। इन बागियों की क्या भूमिका रह सकती है? क्या एक सेटबैक ये बागी इन पार्टियों के लिए हो सकते हैं? हाँ सिमरन जी, ये अब जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये चुनाव बड़ा रोचक हो गया है और इस चुनाव में कई तरह के पक्ष उभर गए हैं। जो पहले लगता था कि दो ध्रुवीय चुनाव है, लेकिन अब जो नए पक्ष उभरे हैं, अब देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट हैं, बागी हो गए हैं, उनमें जो पूर्व के मंत्री भी हैं उनकी टिकट भी कट गई है। वर्तमान दो मंत्रियों की टिकट कट गई है और वर्तमान विधायकों की टिकट कटी है भारतीय जनता पार्टी में। और लगभग 20-25 के करीब तो ऐसे बड़े नाम हैं जिसमें अगर हम बात करें कालका से लतिका शर्मा, जिनकी जगह शक्ति रानी शर्मा को टिकट दे दी गई है। जी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ये बावल से, तो वहां जो मंत्री हैं अभी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, उनकी टिकट कट गई है। तो एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें बच्चन सिंह आर्य है सफीदों में, उसके अलावा कर्ण सिंह कंबोज हैं जो लाडवा इंद्री में, और इस तरह से एक लंबी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की। और उनके बहुत से लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया है, और उससे देखना पड़ेगा कि अब वो किस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनौतियां खड़ी करते हैं, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट काफी सशक्त हैं। जैसे रानिया से अगर मैं बात करूं तो जो रणजीत चौटाला है, जिनको भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लाया गया और हिसार से सांसद का चुनाव लड़ाया गया, और बार बार इनके प्रत्याशियों ने बड़े मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी पे बड़े आरोप भी लगाए हैं, आक्षेप भी लगाए हैं। उनके जो इस्तीफे हैं, उनके जो त्याग पत्र हैं, उनकी अगर उनकी
भाषा को अगर हम देखें जी। तो उसमें सीधा सीधा पता लगता है कि कितनी बुरी तरह से वो लोग आहत हैं जिन्होंने पिछले 40-50 वर्षों से पार्टी को खड़ा करने में अपना सहयोग, अपना योगदान किया। उनकी उपेक्षा, उनके अलावा जो संघ के कार्यकर्ता हैं, उनकी उपेक्षा पिछले 9.5 साल के 10 साल के शासन के वक्त जिस प्रकार से वो उपेक्षाएं हुई हैं, तो वो एक बड़ा बागी धड़ा भारतीय जनता पार्टी का है। उसके अलावा काम कांग्रेस में जब जैसे लिस्ट आई है, इसकी कांग्रेस की भी ज्यादातर जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें एक-एक विधानसभा क्षेत्र में 3-3, 4-4 मजबूत प्रत्याशी ऐसे थे, जो टिकट के उम्मीदवार थे। लेकिन अब टिकट बंटने के बाद बहुत सी जगह पे यहाँ भी कांग्रेस में बगावत होनी शुरू हो गई है। बहुत से ऐसे स्थान है जहाँ से निर्दलीय लोगों ने अपने नामांकन किए हैं। अगर हिसार का ही एग्जाम्पल दे दूं तो हिसार के साथ एक नलवा सीट है जहाँ से पूर्व वित्त मंत्री अ, उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है, जी। चौधरी संपत सिंह। और इसी प्रकार से लगता है कि डॉक्टर अजय चौधरी जो नारनौल की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से हो सकते हैं निर्दलीय प्रत्याशी, जिनके बारे में ये संभावना थी कि इनकी टिकट तो कांग्रेस में श्योर है और ये पुराने दिग्गज हैं। तो इस प्रकार अभी 1-2 दिन में ये सारा आज जैसे ही आंकलन आ जाएगा कि किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ से पर्चे दाखिल किए हैं, तो ये सूची आने के बाद 1-2 दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने बड़े स्तर पे दोनों ही पार्टियों के बागी एक दूसरे के प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। और कौन कौन सी ऐसी सीट है या कितनी ऐसी सीट है जिन पे ये जो निर्दलीय है जी। इनकी संभावनाएं ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। देखिए सिमरन जी, पिछली बार अगर विधानसभा में देखें तो कुछ ऐसे बागी थे जो दोनों पार्टियों से थे और वो निर्दलीय के रूप में खड़े हुए। और आपको मालूम होगा कि हरियाणा की विधानसभा सभा में निर्दलियों ने समर्थन दिया हुआ था। और ठीक कुछ दिन पहले, अभी चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले, बहुत से 3 जो निर्दलीय हैं उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। जी। और उसके अलावा जो जननायक जनता पार्टी के विधायक थे वो उन्होंने समर्थन के लेटर दिए थे। अब वो विधिवत रूप से ही इन पार्टियों में शामिल हो गए। तो देखना होगा कि 1-2 दिन में ये सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि हरियाणा में बागियों का जो भूमिका है इस चुनाव में कितनी बड़ी होने वाली। जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना समय दिया। उम्मीद करते हैं आगे भी आप ऐसी ही समय हमारे लिए निकालते रहेंगे। जी, अपने दर्शकों के लिए हमेशा हम उपलब्ध रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हर रोज जितनी भी बेहतर से बेहतर जानकारियां और तथ्यात्मक जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। हमारी ये कोशिश रहेगी और उस प्रतिबद्धता पे हम काम करते रहेंगे। शुक्रिया, जी, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। इस प्रोग्राम के संबंध में अपने सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल मुझे हरसिमरत कौर को दे इजाज़त। देखते रहें प्राइम एशिया टीवी, आपका अपना, आपके लिए।